एवरीवन, तो आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज। ठीक है, अब इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी आपकी, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 35 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड चैप्टर नंबर 36 ट्राइब्यूनल्स, ये दोनों ही कवर कर लिए थे उसी वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं पंचायती राज। अब आप बोलोगे दी बीच में चैप्टर्स क्यों छोड़ दिया आपने, तो मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। इसमें हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस चैप्टर को पढ़ना नहीं है। चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब है कि उस चैप्टर को 1 से 2 बार आपको रीड करना है। एक बार सेल्फ रीडिंग करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वो क्लियर है ये चीज़। कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। आप इन जनरल भी ये चीज़ ध्यान रखना, कभी किसी टॉपर का भी आप कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ भी ऐसे देख रहे हो और कोई भी ये चीज़ मेंशन कर रहा है कि ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या ये हमने छोड़ दिया था, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने 1 से 2 बार रीड ज़रूर किया था, उनके माइंड में था, बट उस स्पेसिफिक टॉपिक को उतना टाइम नहीं दिया था बाकी टॉपिक के कंपैरिजन्स में। समझ में आया? तो यही मतलब है मेरा भी। तो सिमिलरली जो 2 आपके चैप्टर्स हैं, आई थिंक 37, 38, वो एक बार आप लोग रीड कर लेना। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज। एंड इसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे, इलेक्शन कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये 3 चैप्टर आपके चैप्टर 39, 43 एंड 44, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हम लोग आज करने वाले हैं। बीच में जो भी चैप्टर्स रह गए हैं उनको आप लोग एक बार रीड कर लेना। और अब जो अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली है ना, उनमें मैं ऐसे ही करना चाह रही हूँ, 2-3 चैप्टर क्लब कर दिया हम लोगों ने और एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जल्दी जल्दी कर पाएँ। मेरा अब इसी 2-3 वीडियोज़ में मेरा मन है कि मैं फटाफट से लक्ष्मीकांत को कवर करवा दूँ आप लोगों के। और बाकी अब जो भी इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होंगे मैं आपको बोल दूंगी, आप लोग उसको एक बार रीड कर लेना। अगर समझ में नहीं आता है ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं पक्का उसको कवर करवा दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गांव में सरपंच होते हैं, राइट। तो गांव के लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो उनके बिहाफ पर, जैसे सड़क बनाना हो गया, स्कूल बनाना हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। लेकिन बात यह है, अब जितने जैसे पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ये ऊपर से पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल है, गाँव के लेवल से जो डेवलपमेंट शुरू होता है, जो काम शुरू होता है, वो कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करते हैं। समझ में आ गया ये है क्या सिस्टम पूरा, इसको समझेंगे अच्छे से। तो ये वही है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने इसको स्टैब्लिश किया है। ये जो है सारे स्टेट्स में अलग अलग स्टेट लॉ के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, जो कि गांव के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, पहले जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें पंचायती राज का जिक्र नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको हमने बाद में ऐड किया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। समझ में आ गया? तो इस अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज को ऐड किया। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। तो बेसिकली हमें पंचायत को स्टैब्लिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, तो आपको तो पता है जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं, आप लोगों ने डीपीएसपी में भी पढ़ा होगा, वो काफ़ी जुड़े हुए थे गांव से। तो उनका मानना ये था कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पे, कि ठीक है भाई पार्लियामेंट है, हम देश का कानून बना रहे हैं वगैरह वगैरह। पर जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ ना, उस टाइम हमारी जो इकॉनमी थी ना, वो काफ़ी हद तक रूरल इकॉनमी थी। तो बात ये हो रहा था कि अब उस टाइम में हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें गाँव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, गाँव के लोगों से डेवलपमेंट शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वो डेवलपमेंट जो है एक बड़े स्तर पे पहुंचेगा। तो वो करने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक कमेटी बैठाई जाए। उस कमेटी का काम होगा ये एग्जामिन करना कि इस एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग रूरल लेवल पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, गांव के लेवल पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए काफ़ी डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई है, जिसका जिक्र आप लोग किताब में भी पढ़ोगे, काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं। लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बलवंत राय जी मेहता कमेटी, इस कमेटी के बारे में। तो इस कमेटी को हमने जनवरी 1957 में स्टैब्लिश किया और इस कमेटी का जो काम था ना, वो ये था कि 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 का नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इनका काम कैसा चल रहा है उसका रिव्यू करना और उसे और किस तरीके से हम लोग बेहतर बना सकते हैं उसके लिए सजेशंस देना। ठीक है, अब इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे बलवंत राय जी मेहता और इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। समझ में आ गया? अब इस कमेटी ने ना फिर कुछ सजेशंस दिए, जिसमें सबसे मेजर जो इन्होंने सजेशन दिया वो ये दिया कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो। क्या
हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि पावर एक ही जगह इकट्ठी ना हो, पावर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बांट दें ताकि हर जगह से डेवलपमेंट हो सके। समझ में आ गया? तो बेसिकली पावर को दिल्ली या स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ तक हमें सीमित नहीं रखना चाहिए, गांव के लेवल तक ले जाना चाहिए जहाँ लोग अपने फैसले जो है वो खुद ही ले सके। और यही सिस्टम बाद में फेमस हुआ आपका पंचायती राज सिस्टम नाम से। समझ में आ गया? अब कमेटी ने और क्या क्या रेकमेंड किया? तो पहला तो रेकमेंड किया कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाए, ग्राम पंचायत को विलेज लेवल पे, पंचायत समिति को ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाए। ये 3 लेवल्स जो होंगे आपके ये आपस में कनेक्टेड होंगे और इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लेवल के मेंबर दूसरे लेवल के मेंबर्स को चुनेंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो उस तरीके से इसको जो है बनाया जाए इस बॉडी को। अब इसके इलेक्शंस कैसे होंगे, मेन मुद्दा ये आता है। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे उनको डायरेक्टली चुना जाएगा लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग होंगे वही चुनेंगे उनको। जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद के मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, मतलब लोअर लेवल के मेंबर्स मिलकर चुनाव करेंगे इनका। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके बाद ये वही आपका कह रहे हैं कि विलेज पंचायत जो है वही डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, और पंचायत समिति और जिला पंचायत जो है आपका इसमें जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है? इसके बाद सारे प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम गांव से रिलेटेड जो भी होगा वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे प्लान्स बनाएंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन्हीं 3 बॉडीज को ये काम दिया जाएगा। समझ में आ गया? ना कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, ये इन लोगों को ही पावर्स दी जाएंगी। इसके बाद जो पंचायत समिति है ना उसका काम एग्जीक्यूटिव का होगा, जिला परिषद का काम एडवाइजरी का होगा और कोऑर्डिनेशन का और सुपरविजन का होगा। ठीक है? इसके बाद जो आपके पंचायत समिति है ना उनका एक्चुअल काम होगा एग्जीक्यूटिव का, जैसे कि रोड बनाना हो गया, पानी देना हो गया, ऐसा कोई भी जो काम है वो ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और जो आपके जिला परिषद है ना ये लोग क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, काम को कोऑर्डिनेट करेंगे, चेक करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जिला परिषद का काम आपका हो गया एडवाइजरी प्लस सुपरवाइजरी बॉडी। ठीक है? इसके बाद जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कलेक्टर्स होंगे वही जिला परिषद के हेड या चेयरमैन हो, जिससे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है और डिसिप्लिन है ना वो थोड़ा सा बना रहे। ठीक है? इसके बाद ये जो लोकल बॉडीज़ है ना इनके पास सिर्फ नाम के लिए ना हो, ये इनको असली अथॉरिटी भी दी जाए, जिम्मेदारियां भी दी जाए इन बॉडीज़ को, ताकि वो अपना काम जो है ना इंडिपेंडेंटली कर सकें। ठीक है? फिर आपका पावर के साथ फंड्स भी इनको देना ज़रूरी है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमको प्रोवाइड जो है वो करने चाहिए। ठीक है? देन है आपका एक, हमें ना फ्यूचर में और ज़्यादा अथॉरिटी गांव की बॉडीज़ को देनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टम बनाना चाहिए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन आपका कंटिन्यूसली बढ़े। ठीक है? तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जो इस कमेटी ने दिए थे। इसके बाद जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिए, इस रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया आपका जनवरी 1958 में। लेकिन ये जो NDC है ना इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे देश में एक ही टाइप का सिस्टम होना चाहिए, बल्कि इन्होंने कहा हर स्टेट अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से अपना मॉडल बना सकती है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कोर आइडियाज जो है वो सब जगह सेम होने चाहिए। बाकी जो स्टेट जिनको जो ठीक लगता है उस तरीके से अपना ये पंचायती राज सिस्टम जो है बेसिकली वो बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका इस कमेटी का। इसके बाद आपका राजस्थान जो है ये पहला स्टेट बना जहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ। अब ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? और कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। कहाँ पर लागू हुआ? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर लागू हुआ। किसने शुरू किया? तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इस स्कीम को वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बन गया जहाँ पे सिस्टम अडॉप्ट किया गया। बाद में आपका 1960 तक आते आते ना हर स्टेट्स ने पंचायती राज सिस्टम को अपना लिया था और अपने अपने हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? बट हर स्टेट ने अपने हिसाब से थोड़ा अलग अलग सिस्टम बना दिया और इसी वजह से कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं हर स्टेट में, जैसे कि नंबर ऑफ टीयर्स, कहीं पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, कहीं पे 4 टियर है, कहीं पे 2 टियर है। फिर कहीं कहीं पोजीशन और पावर जो है पंचायत समिति एंड जिला परिषद की उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला। कहीं पे इनके टेन्योर कितने साल के लिए होंगे, इनके कंपोजिशंस कितने मेंबर्स होंगे, फंक्शंस, फाइनेंसेस, इन सब में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है हर स्टेट में। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे राजस्थान ने आपका 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया, तमिलनाडु ने 2 टियर, वेस्ट बंगाल ने 4 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे पावर स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है वहाँ पे पंचायत समिति ज़्यादा पावरफुल है और महाराष्ट्र और गुजरात का मॉडल देखोगे तो जिला परिषद ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है? तो ये जो है ना बेसिकली
बोलिए हर एक स्टेट्स का अपने अपने हिसाब से ये चल रहा है, गवर्नमेंट ने इतना उनको लिबर्टी दे दी है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कोर आइडियाज़ जो हैं वो सबके सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप बुक में ना बहुत सारी कमिटीज़ देखोगे, अशोक मेहता कमेटी देखोगे, स्टडी टीम कमेटी देखोगे, बहुत सारी कमिटीज़ हैं, उनको एक बार रीड कर लेना, उनसे कुछ आएगा नहीं। इस चैप्टर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। तो इस एक्ट को देखते हैं जल्दी से। तो इस एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9, और इस पार्ट का नाम है द पंचायत। इससे पहले हमारे पंचायत को, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का कोई जिक्र था नहीं, ठीक है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद हमारे पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने का मतलब क्या होता है कि अब हर स्टेट के पास ये मतलब एक मैंडेटरी हो गया है कि हर स्टेट को अपने स्टेट में पंचायत स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही हो गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने वही किया, पार्ट 9 ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम क्या रखा गया, पंचायत। इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 तक है, ठीक है। ये डील करता है आपका पंचायत रिलेटेड सभी चीज़ों से। इसके बाद इस एक्ट ने क्या किया, एक नया शेड्यूल भी ऐड किया, 11th शेड्यूल, और इसमें 29 लिस्ट डाल दिए, 29 ऐसे सब्जेक्ट्स डाल दिए जिनके ऊपर पंचायत काम करती है, समझ में आ गया। और ये आर्टिकल 243G में मेंशन्ड है। इसके बाद इस एक्ट ने क्या किया, अच्छा आप लोगों ने अगर डीपीएसपी पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल नंबर जो 40 है हमारा, वो क्या कहता है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी और उन्हें ऐसे पावर्स देगी जिससे वो सेल्फ गवर्नमेंट जो है बन सके, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 40 है ना, इस चीज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम किसने किया है, पंचायत ने किया है, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने किया है। इसके बाद वही इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो अब इससे होगा क्या, अगर किसी स्टेट ने अपने स्टेट में पंचायत स्टैब्लिश नहीं किया है तो उस पर केस हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस चीज़ को लेके, तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अब इस चीज़ से ना मतलब बाउंडेड है कि उनको अपने स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंडक्ट करना, वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और रेगुलर इलेक्शंस जो है कंडक्ट कराना पड़ेगा पंचायत के लिए, ठीक है। इसके बाद तो अब इस चीज़ से ये हो गया कि फॉर्मुलेशन इनका और फंक्शनिंग जो है, ये दोनों चीज़ स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी चीज़ हो गई है, ठीक है। इसके बाद इस एक्ट ने ना पंचायती राज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कुछ है कंपल्सरी प्रोविजंस और कुछ है आपके वॉलंटरी प्रोविजंस। तो कंपल्सरी प्रोविजंस वो होते हैं जो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा पंचायत का, इलेक्शंस कैसे होंगे, रिजर्वेशंस का क्या सीन रहने वाला है, तो ये आपके कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस हैं। वॉलंटरी प्रोविजंस मतलब कि स्टेट्स अपने लोकल कंडीशंस, जैसे कि ज्योग्राफी स्टेट का, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, उनके हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि पंचायत के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किस तरीके से चलाना है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है या नहीं, बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपकी वॉलंटरी है। इन दोनों को ना अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये वॉलंटरी प्रोविजंस जो है मतलब डिपेंड करता है कि उस स्टेट की ज्योग्राफी कैसी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस कैसे हैं, क्या क्या रूल्स वहाँ पे लागू हो सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे काम करना चाहिए, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इस एक्ट ने ना ग्रास रूट लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, पीपल्स पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। गाँव के लोग उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, गाँव के लोग अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से उनको चाहिए कि वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो उनके इलाके में, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था उस टाइम में। इसके बाद अब ये सारे हैं आपके सेलिएंट फीचर्स इस एक्ट के। सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स। तो ये आपको बुक से एक बार रीड कर लेना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से है। कहीं अगर आए कि इसके इस एक्ट से रिलेटेड आ जाए, कुछ पंचायती राज से रिलेटेड कुछ आ जाए, तो आप इन सेलिएंट फीचर्स में ये पॉइंट्स जो है लिख के आ सकते हो। एक बार बुक से रीड कर लेना, ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसके बाद ये है, यहाँ है थोड़ा मेन टॉपिक। ये देखो कुछ कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस जो मैंने आपको ऊपर अभी बताए थे, ये रहे कि इस एक्ट के कुछ कंपल्सरी और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो पहले कंपल्सरी प्रोविजंस देखते हैं। तो हर विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में ग्राम सभा होना ही चाहिए। साथ ही पंचायत जो है विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, यानी कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका डायरेक्ट इलेक्शंस, तो हर लेवल के पंचायत के मेंबर्स का डायरेक्टली इलेक्शन होना चाहिए।
फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन्स हैं उनका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करके चेयरपर्सन्स को चुनेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। तो चाहे मेंबर्स आपके डायरेक्टली चुने गए हों या इनडायरेक्टली चुने गए हों, उसको पंचायत की मीटिंग्स में वोट देने का हक जो है वो है, ठीक है। इसके बाद कम से कम आप जो है 21 ईयर्स के होने चाहिए अगर आपको पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ने हैं तो। साथ ही रिजर्वेशन है सीट्स के लिए बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन के लिए SC ST इन पंचायत एंड एट ऑल 3 लेवल्स, ठीक है। इसके बाद 1/3 सीट्स जो है ये मैंने आपको बताई दिया विमेंस के लिए रिजर्व्ड है तीनों लेवल्स पे। इसके बाद हर पंचायत का टर्म 5 साल का होगा। अगर किसी वजह से डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर आपको नए इलेक्शंस कंडक्ट कराने होंगे, ठीक है। इसके बाद हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये मैंडेटरी है, जो पंचायत इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा जो पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशंस को रिव्यू करेगा और फंडिंग्स के सजेशंस देगा। तो ये है आपके कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस पंचायत को लेके। अब इसके बाद है कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस। तो ग्राम सभा को कुछ स्पेसिफिक पावर्स और फंक्शन देना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये है कि जो चेयरपर्सन हैं आपके जैसे सरपंच वगैरह हो गए, उनका इलेक्शन कैसे होगा, इसका जो डिसीजन होगा ना ये भी स्टेट लेजिस्लेचर का होगा, ठीक है। देन आपका कहता है थर्ड पॉइंट कि विलेज पंचायत के जो लीडर्स हैं उनको इंटरमीडिएट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। साथ ही आपका ये भी कहता है कि ब्लॉक लेवल के लीडर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत में शामिल करना वॉलेंट्री है, ठीक है। देन आपका कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा, जो आपके ये विधानसभा, विधान परिषद, ये जो है इनके MP MLAs वगैरह को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पंचायत मीटिंग्स में रिप्रेजेंटेशन देना ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। देन आपका कहता है स्टेट चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं आपकी OBCs, उनके लिए भी पंचायत इलेक्शंस में सीट या चेयरपर्सन पोस्ट पे सीट जो है वो रिजर्व कर सकता है, ठीक है। देन आपका कहता है कि पंचायत को सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाने के लिए पावर्स और अथॉरिटी देना, जैसे कि डिसीजन मेकिंग वगैरह, रूल्स कैसे बनाने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब ग्रांट कर सकता है। इसके बाद है कि पंचायत को पावर दिया जा सकता है कि वो डेवलपमेंट प्लान्स बनाए, सोशल जस्टिस का काम करे और 11th शेड्यूल के 29 जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके, ठीक है। देन आपका कहता है कि पंचायत को राइट देना कि वो टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस ये सब लगा सके, कलेक्ट कर सके और अपने यूज़ के लिए रख सके उन चीज़ों को, ठीक है। देन 10th पॉइंट आपका कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने कलेक्टेड टैक्सेस और फीस का कुछ हिस्सा पंचायत को भी दे सकती है, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल जो भी उनका है फंड्स वगैरह का वो मैनेज कर सके, ठीक है। देन आपका कहता है ये पॉइंट कि स्टेट चाहे तो पंचायत को पैसे दे सकती है ग्रांट इन एड, यानी कि अपने जो उनका कंसोलिडेटेड फंड होता है ना वहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रिएटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत। तो पंचायत के लिए अलग फंड क्रिएट करना जिसमें उनके सभी पैसे आ जाएं, ये भी एक ऑप्शनल प्रोविजन है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे वॉलेंट्री प्रोविजन। इसके बाद आ जाओ यहाँ से आपका नया टॉपिक है पीसा एक्ट ऑफ 1996। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमने अभी पढ़ा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वो जो है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अलाउ तो करता है, लेकिन वो स्केड्यूल्ड एरिया जो आपके 5th स्केड्यूल्ड एरियाज हैं इनमें पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने का कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ आपका स्टेट्स में बताता है, लेकिन स्केड्यूल्ड एरियाज़ में नहीं बताता है कि पंचायती राज को अलाउ करना है। पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए स्केड्यूल्ड एरियाज़ में, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है वो एक्ट। तो ये प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया है पीसा एक्ट ने। तो पीसा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि स्केड्यूल्ड एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, स्पेशली आपके आदिवासी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनकी लाइफ, कल्चर, गवर्नेंस वगैरह ये सब कुछ अलग होता है, इसलिए उनको डायरेक्टली नॉर्मल पंचायती सिस्टम में डालना उनकी आइडेंटिटी, रिसोर्सेज और राइट्स वगैरह के अगेंस्ट हो सकता था। तो इस वजह से पार्लियामेंट ने ये स्पेशल लॉ बनाया, या उसी 73rd का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये आपका स्केड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये एक्ट ना स्केड्यूल्ड एरिया जो कि आपके 5th शेड्यूल में मेंशन है, उनमें भी पंचायती राज सिस्टम को अलाउ करता है, लेकिन उनकी कल्चर, उनकी नीड्स वगैरह ये इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के, ठीक है। तो कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ इस एक्ट को जो है लाया गया है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सेल्फ गवर्नेंस मिल सके। समझ में आ गया? अब कौन कौन से स्टेट्स में है ये जो ये लागू होगा? तो ये है आपका
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें जो है पीसा को लागू किया गया है, एप्लीकेबल किया गया है। अब इन सब स्टेट्स ने क्या किया, तो इन 10 स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट करके पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जो भी ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है ये एक्ट चल सकेगा। वहाँ पे उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी वगैरह को मद्देनजर रख के पंचायती राज को स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आपका। अब इसके बाद इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो पहला तो ऑब्जेक्टिव साफ साफ क्लियर है कि जो पार्ट 9 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, पंचायत रूल्स को स्केड्यूल्ड एरियाज में भी अप्लाई करना, लेकिन ट्राइबल लोगों के लिए कुछ ज़रूरी मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, उन मॉडिफिकेशंस को मद्देनजर रख के, ताकि उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर वगैरह जो है वो सेफ रहे। समझ में आ गया? साथ ही ये जो एक्ट है, इसका गोल है कि आदिवासी जो कम्युनिटीज़ है ना, वो अपने फैसले खुद ले सके बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, ट्रू सेल्फ गवर्नेंस वहाँ पे हो सके। देन आपका कहता है कि हर विलेज में ग्राम सभा को एक डिसीजन मेकिंग सेंटर बनाया जाए, जहाँ लोकल लोग जो है डायरेक्टली अपनी बातें रख सके और डिसीजंस ले सके। ठीक है। देन आपका कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाए वो ट्राइबल कस्टम, प्रैक्टिसेस और लाइफस्टाइल वगैरह को मद्देनजर रख के उनके अकॉर्डिंग हो, यानी उनकी परंपराओं के खिलाफ ना हो। ठीक है, उनके किसी बिलीफ को हम नुकसान ना पहुंचा रहे हो। देन हमारा कहता है कि अगर पीसा एक्ट जो है उसका मेजर मकसद है कि ट्राइबल लोगों के कल्चर, कस्टम्स और आइडेंटिटी वगैरह को प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। देन वही अगर अप्रोप्रिएट लेवल के पंचायत को ऐसी पावर दिया जाए जो ट्राइबल नीड्स के हिसाब से हो, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कंट्रोल करना, क्या कहते हैं, जंगल की जो ज़मीन है उसका अधिकार किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा। ठीक है। देन आपका है ये इंश्योर करना है कि हायर लेवल पंचायत, जैसे कि आपका जिला परिषद हो गए, वो ग्राम सभा या विलेज लेवल पंचायत के राइट्स को ना छीन ले और हर लेवल का रोल जो है क्लियर हो, रिस्पेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना आपका, इसका एम है इंश्योर करना ट्राइबल सेल्फ रूल थ्रू एम्पावर्ड ग्राम सभा। ठीक है, ये है इसका मेन मकसद। इसके बाद अब कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के। तो पहला तो यही है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज का लॉ बनाएंगी, उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो ट्राइबल लोगों के कस्टमरी लॉ, उनके जो भी सामाजिक, उनके जो भी धार्मिक, जो भी रीति रिवाज है, उनके जो ट्रेडिशनल वेज हैं ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज, जैसे जंगल, ज़मीन, पानी, उनके साथ मैच होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके साथ साथ आपका एक विलेज का मतलब यहाँ पे होता है एक या ज़्यादा जो भी बस्तियाँ होती हैं, जो भी टोलाज होते हैं, वो मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, और अपने काम, ट्रेडिशंस वगैरह के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये नॉर्मल विलेजेस से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अपना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होता है, तो उसको ध्यान रखना है। इसके बाद हर विलेज में ग्राम सभा बनाई जाएगी, जिसमें वो लोग मेंबर होंगे जिनके नाम उस विलेज के पंचायत वोटर लिस्ट में लिखे होंगे। समझ में आ गया? तो ये जो ग्राम सभा है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक यूनिट की तरह होगी। ठीक है। इसके बाद आपका कह रहा है कि हर ग्राम सभा इतनी केपेबल होगी कि वो अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह को प्रिजर्व कर सके, अपनी कम्युनिटी की पहचान जो है वो बनाए रखे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल, ज़मीन वगैरह, उनका जो है प्रोटेक्शन कर सके और अपने ट्रेडिशनल तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके। समझ में आ गया? तो ये है। इसके बाद है आपका ग्राम सभा के 2 मेजर काम होंगे। ठीक है। पहले तो काम ये होगा कि प्लान्स और प्रोजेक्ट को अप्रूव करना। विलेज लेवल पे जो भी सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स, प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, पंचायत उन्हें इम्प्लीमेंट तभी करेगी जब ग्राम सभा उसको अप्रूव करेगी। समझ में आ गया? तो ये है। तो गांव का डेवलपमेंट का फैसला ग्राम सभा की परमिशन के बिना नहीं चलेगा बेसिकली। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि जो भी पॉवर्टी एलिवेशन है, कि गरीबी हटाओ, या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो किसको वो स्कीम्स जो है उस स्कीम से बेनिफिट होगा, ये तय जो करेगा वो भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी होगी ये तय करना। ठीक है। देन आपका कहता है कि विलेज पंचायत को ये ज़रूरी होगा कि वो जो भी फंड्स हैं यूज़ किए गए हैं, या उन प्लान्स, प्रोग्राम्स, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हैं, उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा से उनको लेना होगा। तो पैसे किस काम में गए, कितने गए, सबका हिसाब जो है ग्राम सभा को देना पड़ेगा, उसका अप्रूवल जो आपको ग्राम सभा से लेना पड़ेगा। देन आपका है शेड्यूल्ड एरियाज़ के हर पंचायत में जो सीट्स रिजर्व्ड होंगी SC ST के लिए, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होंगी, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जो STs हैं उनके लिए कम से कम 1/2 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होनी चाहिए, चाहे उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो। इसका मतलब ये कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में STs को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन जो है ये इंश्योर किया गया है। क्लियर है ये चीज़? तो इसके बाद और साथ ही आपका ना
चाहे वो विलेज लेवल हो, इंटरमीडिएट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर लेवल के चेयरपर्सन की सीट सिर्फ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका 8th पॉइंट, कहता है कि अगर किसी स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को पंचायत में सीट नहीं मिलती है या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उनको चुन सकती है खुद, ठीक है। देन आपका 9th पॉइंट कहता है जब भी स्केड्यूल्ड एरियाज में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन है वो एक्वायर होती है या लोगों को हटाकर किया जाता है, उस ज़मीन को लिया जाता है, तो ग्राम सभा या पंचायत से ज़रूर जो है कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो ज़मीन लेने या लोगों को हटाने से पहले आपको ग्राम सभा से जो है वो पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद स्केड्यूल्ड एरियाज़ में जो स्मॉल लेक्स, पॉन्ड्स या जो छोटे वाटर सोर्सेज हैं उनका प्लानिंग और मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पंचायत को दी गई है अप्रोप्रिएट लेवल पर। इसके बाद 11th आपका कहता है अगर स्केड्यूल्ड एरियाज़ में आपके माइनर मिनरल्स जैसा कुछ है, ठीक है, और उनकी माइनिंग वगैरह के लिए कुछ आपको प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस वगैरह देना है तो वो आप ग्राम सभा या उस लेवल की पंचायत की रिकमेंडेशन से ही दे सकते हो। उनकी जो रिकमेंडेशन है वो लेना मैंडेटरी है, यानी कि बिना उनके कंसल्टेशन के आप उनको परमिशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। देन आपका कहता है जब माइनर मिनरल्स का ऑक्शन के जरिए किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी इंसान को दिया जाता है ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो भी ग्राम सभा या उस लेवल की पंचायत की प्रायर रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। देन आपका 13th पॉइंट कहता है स्टेट लेजिस्लेचर जब स्केड्यूल्ड एरियाज़ के पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए पावर्स देते हैं तो उनको कुछ स्पेसिफिक राइट्स देना मैंडेटरी होता है ताकि ट्राइबल लोग अपने रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर सके। जैसे कि ये हैं कुछ स्पेशल पावर्स। सबसे पहले तो ये है कि ग्राम सभा या पंचायत के पास पावर है कि वो अपने एरिया में जो इंटॉक्सिकेशंस हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है, सेल हो रही है, उसको रोक सकती है या उस पर कुछ कंट्रोल कर सकती है। समझ में आ गया। इसके बाद ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट के छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके बैम्बू हो गए, हनी हो गए, ऐसे जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करते हैं, उस पर उन्हीं का जो है राइट होता है। समझ में आ गया, किसी और का नहीं। तो वो ओनरशिप जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन का वो ट्राइबल लोगों का ही है। इसके बाद आपका 3rd ये कहता है कि अगर किसी ट्राइबल की ज़मीन गलत तरीके से ले ली गई है तो पंचायत या ग्राम सभा उसे वापस दिलवा सकती, उस ज़मीन की सेल या उस पर कब्जा होने से पहले ही रोक भी सकती है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि जो गांव के जो आपके आसपास के मार्केट्स होते हैं ना, छोटे छोटे हाट बाजार जो मार्केट होते हैं, उनको पंचायत या ग्राम सभा मैनेज या कंट्रोल करेगी। देन है आपका 5th पॉइंट जो ये कहता है कि जो भी ट्राइबल लोग जहां से लोन लेते हैं, जो लोग उनको पैसे देते हैं, उसको भी जो है पंचायत जो है उस पर भी नज़र रख सकती है, उसको भी कंट्रोल कर सकती है। पंचायत के पास ये पूरा राइट है ताकि वो लोग जो भी ट्राइबल लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। देन आपका 6th पॉइंट ये कहता है हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस और उनके वर्कर्स पर भी ग्राम सभा का कंट्रोल होगा, ठीक है। देन 7th ये कहता है कि गांव के डेवलपमेंट प्लान्स और ट्राइबल स्पेसिफिक फंड्स का कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो है वो ग्राम सभा करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका 14th पॉइंट ये कहता है तो स्टेट गवर्नमेंट ना ऐसे लॉ बना सकती है जिसमें ये जो है प्रोटेक्ट किया जाए कि जो भी आपके ऊपर की जो भी पंचायत है ना, जैसे जिला परिषद या ब्लॉक पंचायत हो गया, वो नीचे के जो भी हैं आपके पंचायत, ग्राम सभा वगैरह, उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अधिकार है, उसमें दखल अंदाजी ना करे। हर स्टेट की पंचायत को अपना काम जो है वो एकदम मतलब इंडिपेंडेंट होकर करने दिया जाए ताकि ग्राम सभा और गांव की पंचायत को असली जो है पावर्स मिल सके, ट्राइबल एरियाज में सही जो है डिसीजन मेकिंग हो सके, सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हो बेसिकली, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकंड लास्ट पॉइंट 15th जो ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो जब स्केड्यूल्ड एरियाज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत का सिस्टम बनाए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल का पैटर्न जो है फॉलो करने की कोशिश करे। 6 शेड्यूल आपके ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट देता है जिसमें उनकी लोकल ट्रेडिशन, कस्टम और सेल्फ गवर्नेंस का ध्यान रखा जाता है। तो मतलब ये है कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए पंचायत सिस्टम ऐसे होना चाहिए जो उनके ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम के नज़दीक हो और उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट भी करे, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट, ये 16th होगा, यहाँ पता नहीं 1 क्यों लिखा हुआ है, एक सेकेंड, या तो ये आपका कहता है, तो ये जो एक्ट है हमारा पीसा एक्ट, ये कहता है कि स्केड्यूल्ड एरियाज़ में पंचायत से रिलेटेड जो भी लॉ है इस एक्ट के प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट है, मतलब या तो इसके एकदम ऑपोजिट हैं या इसके अगेंस्ट हैं, वो एक्ट प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के 1 साल बाद ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगे, यानी उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम पर कोई पंचायत ऑलरेडी काम कर रही है तो वो अपने पूरा टर्म कंप्लीट कर सकती है जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर उसे पहले ही डिसॉल्व ना कर दे, ठीक है।
क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज। अब एग्जैक्टली जो पंचायत है वो किस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करते हैं, कैसे उनको फंड दिए जाते हैं, ये चीज़ें समझते हैं। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताया कि अगर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि पंचायती राज जो है उनके पास खुद का फंड होना चाहिए, खुद के पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली भी वो लोग जो है स्ट्रांग होने चाहिए। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पंचायत है वो इंडिपेंडेंट है और इफेक्टिव है। ठीक है, तो पंचायत को जो पैसे हैं ना वो इन 5 रिसोर्सेज से मिलते हैं। सबसे पहला तो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर होता है अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, फिर दूसरा तो है स्टेट गवर्नमेंट से फंड डिवोल्यूशन होता है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के सजेशन पे होता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 243 यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, 1 नहीं है, ये आई है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद तीसरा है आपका लोन्स या ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, या फिर आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे कि आपका पीएम आवास हो गया, एमजी नरेगा हो गया, इनके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन है आपका लास्ट जो है 5th, पंचायत खुद भी पैसे कमा सकती है जैसे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, और नॉन टैक्स रिसोर्सेज जैसे कि फीस, पेनल्टीज वगैरह, इन सब से। ठीक है, तो ये आपके कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। अब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है हमारी कंट्री में जिनका सामना पंचायत को करना पड़ता है। जैसे कि पहले तो है, तो ज़्यादातर स्टेट्स ने पंचायतों को पैसा कमाने की आज़ादी नहीं दी है। पंचायत के पास खुद के रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसे कि आपका ये केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हो गए, ये जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, इनमें भी ज़्यादातर पंचायत आपकी गवर्नमेंट ग्रांट पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये कुछ रीजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, मेन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जैसे पहला तो ये कि पंचायत खुद से पैसा जनरेट करने में कमज़ोर है, या तो उनके पास टैक्स लगाने के जो राइट्स हैं वो कम है, या वो खुद रेवेन्यू कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा आपका ज़्यादातर पैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ही आते हैं उनके पास। तीसरा ये है इन जो ग्रांट्स इनको मिलता है ना, उन ग्रांट्स का भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो स्कीम्स के लिए फिक्स होता है कि ये पैसे आए ये इस स्कीम में लगेंगे, ये आए ये इस स्कीम में लगाए जाएंगे, जिसमें पंचायत के पास खुद से डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होती है। देन आपका स्टेट गवर्नमेंट अपने फिस्कल प्रेशर की वजह से पंचायतों को फंड देना नहीं चाहती है कभी कभी, तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लोन है किसी किसी स्टेट में, तो उनको वो भी चुकाना है, बाकी स्कीम्स पे भी काम करना है, तो वो भी पंचायत को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करती है फंड। इसके बाद है आपका 5th पॉइंट कहता है जो इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन वगैरह हो गया, उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, पंचायत के हाथ में नहीं है। एंड फाइनली पंचायत पे जिम्मेदारी तो है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, पैसे उनको बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड आपका कहता है कि अगर जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पंचायत को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, किसी टाइम कम मिल रहे हैं, लेकिन पंचायत जो है उनकी खुद का तो वो नहीं है ना, खुद की तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, वो लोग डिपेंडेंट है। तो अगर पंचायत जो है जैसे खुद टैक्स कलेक्ट करती या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होती जिनसे उनको डायरेक्ट फंड मिलता, तो वो ज़्यादा मतलब सही रहता पंचायत के लिए, उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। देन 4th पॉइंट आपका कहता है ग्राम पंचायत सबसे स्ट्रांग होती है ओन रिसोर्सेज जनरेट करने में, क्योंकि उसके पास अपने टैक्सेस लगाने का अधिकार होता है। लेकिन जो ब्लॉक, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है वो ज़्यादातर फीस या टोल से पैसे कमाती है, उनके पास अपने बड़े टैक्स डोमेन नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। देन 5th पॉइंट आपका कहता है कि ज़्यादातर स्टेट लॉज ने विलेज पंचायत को ही टैक्स लगाने का पूरा राइट दिया हुआ है। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायतों के पास बहुत ही छोटी रेवेन्यू पावर्स होती हैं, जैसे फेरी सर्विस, मार्केट फ़ी, वाटर सर्विस या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, इन पे छोटा मोटा टैक्स लगाना, तो ये काम दे रखे हैं उनको। ठीक है, देन लास्टली आपका कह रहा है विलेज पंचायत के पास बहुत सारे टैक्सेस और फीस लगाने का राइट होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स, प्रोफेशन टैक्स हो गया आपका, लैंड टैक्स या सेज या टैक्सेस, टोल्स वगैरह वगैरह, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो अगर ग्राम पंचायत अपना पैसा कलेक्ट करेगी तो उसकी फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वो रियल सेल्फ गवर्नमेंट बन पाएगी। लेकिन हायर लेवल पंचायतों को भी एम्पावर करना ज़रूरी है, वरना उनका जो रोल है वो लिमिटेड ही रह जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद ये कुछ रीजंस हैं इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के, जो जिस वजह से पंचायत जो है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। अब ये एक बार आप लोग बुक से रीड कर लेना, ये पॉइंट्स इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी आई नो ये चैप्टर बहुत बोरिंग था, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। थोड़ा बहुत अगर आपने सुन लिया है, एक बार रीड कर लिया है तो इतना काफ़ी, तो फिर आप लोग उतना लिख के आ पाओगे। ठीक है, प्री तो आराम से हो जाएगा इस चैप्टर से, लेकिन मेंस के लिए 2 क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। एक तो रीजंस जो इनइफेक्टिव है, और जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि सेलिएंट फीचर्स क्या है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग प्रिपेयर कर लेना मेंस के लिए बुक से अच्छे से। ठीक है,
देन आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से आता है, मतलब ये मेरा फेवरेट सेक्शन है पॉलिटी का, ऑनेस्टली मैं बताऊँ लक्ष्मीकांत का, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ऐसे फटफट याद हो जाती है। और मेरे पास तो लिटरली एक वाइट पेज पे इन सबके नोट्स हैं, मैंने ऐसे बना रखे हैं कि कंपोजिशन है तो एक ही बार, टेन्योर है तो एक ही बार, ताकि सबका मुझे याद हो जाए कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये है क्या, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब हमें पता है 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी, एक नॉन स्टैट्यूटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर्स, फंक्शंस सब कुछ डिफाइन कर रखा है हमने, ठीक है। एक होती है स्टैट्यूटरी, जो कोई ऐसा था नहीं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, हमने कोई एक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट के लिए एक्ट बनाया या इक्वालिटी के लिए कोई एक्ट बनाया है, ठीक है, कि बोथ मेन एंड विमेन आर इक्वल, हमने इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कोई एक्ट बना दिया। अब वो एक्ट ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, तो उस एक्ट पे नज़र रखने के लिए, वो एक्ट ठीक से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने एक बॉडी बना दी उसी एक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर आता है आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये 3 तरीके की बॉडीज़ हैं। तो हम लोग आज बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ईजी है ये सेक्शन पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग आज करने वाले हैं। अब इससे पहले आपके 1-2 चैप्टर्स और थे, म्यूनिसिपैलिटीज़ और 1-2 और, वो आप लोग लक्ष्मीकांत से रीड कर लेना। समझ में नहीं आता है देन डू लेट मी नो, मैं पक्का कवर करवा दूंगी। बट फिलहाल अब इस पर जंप करते हैं हम आज करने वाले इलेक्शन कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 43 इलेक्शन कमीशन। तो हमें एक चीज़ पता है कि हमारे मतलब हमारी कंट्री में, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, हर तरीके के इलेक्शंस हमारी कंट्री में कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं इलेक्शंस पर नज़र रखने के लिए बनाया है, ताकि हमारी कंट्री में हर कोई वोट दे सके, फेयर तरीके से, फ्री तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका देखभाल सब कुछ कौन करता है, कौन संभालता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दे रखी है, वो किस किस के इलेक्शन रिलेटेड दे रखी है, पार्लियामेंट में जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस होते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं, इन सब पे निगरानी रखने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना सिर्फ इन्हीं पे, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन पे इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है। इस पे इलेक्शन कमीशन नहीं, बल्कि इसके लिए उस स्टेट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है ना, वो उस पर वो है जो कंडक्ट करती है, ठीक है, स्टेट के उसमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हो गए उनके। तो ये चीज़ अलग है। लेकिन इसके अलावा जो ये सेक्शंस हैं आपके, इन पे इनका जो इलेक्शन होता है वो कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई है फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस कराने के लिए। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया बॉडी है, इन द सेंस इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन से कंडक्ट करती है। तो ये ऑल इंडिया की बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट में और छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं, पंचायत को लेके, म्यूनिसिपैलिटीज को लेके, और भी इक्का दुक्का इधर उधर, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो देखती है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली कितने मेंबर्स हैं, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है, ये इनकी अपॉइंटमेंट, इनके कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ ये बातें कहता है। तो 1950 में ना आपका इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 1950 से लेके 1989 तक ये बॉडी जो थी ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर थे जिनको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, ठीक है। तो कब तक था ये, 1950 से 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी ये, ठीक है। इसके बाद 1989 में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो इसके चलते इन्होंने 2 लोगों को और अपॉइंट कर दिया, ठीक है। 2 लोगों को और अपॉइंट कर दिया, तो अब 3 मेंबर हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो 1989 से आपका 3 मेंबर बॉडी हो गया था ये। फिर इसके बाद इसको 1990 में फिर सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया। फिर 1993 में वापस 2 लोगों को और अपॉइंट किया गया। फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। तो आज की डेट में टिल नाउ कितने लोग हैं इस बॉडी में, 3 लोग हैं। तो एक तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और दोनों को हम बाकी के इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। समझ में आ गया। तो 3 लोग हैं मेन आपके, एक चेयरमैन टाइप होते हैं जिनको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। बाकी के जो 2 होते हैं उनको
हम लोग इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के पास CEC एंड 2 कमिश्नर्स, इनके पास इक्वल पावर्स होती हैं, इक्वल सैलरीज होती है। ऐसा नहीं है जो चेयरमैन है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सेम बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दिए जाते हैं। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया पूरा, मैंने क्यों समझाया कितने मेंबर बॉडी है ये वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ऊपर देखो तो जितने ये है ना, इलेक्शन कमीशन हो गए, इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, ये 3 लोग टोटल, ये आपके मेन वाले और ये जो है आपके 2 लोग एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो है ना, इन तीनों को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और हमारे प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि वर्कलोड और ज़्यादा है तो वो 3 से ज़्यादा लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये पूरी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके पास, इसमें एक कंसिस्ट होना चाहिए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और बाकी उतने मेंबर्स होने चाहिए जितने हमारे प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम लगे कि इतने मेंबर्स की अब ज़रूरत है, इतने को डाल देना चाहिए, इतनों को हटा देना चाहिए। तो वो सब कुछ हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ ये जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स का, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। और कोई जब व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जब हम लोग एक के अलावा और लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एज अ चेयरमैन की तरह काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही में कंसीडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए अगर कोई रीजनल कमिश्नर्स को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको अपॉइंट करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पूरे इलेक्शन कमीशन से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी सर्विस कंडीशन, इनका टेन्योर, ये सब कुछ जो है हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 324 के ये हमारा आर्टिकल नंबर 324 कहता है। अब इसके बाद ये जो चीज़ें ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि कैसे पहले सिंगल मेंबर था, फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, जो जैसे ये 3 लोग हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है तो उस केस में डिसीजन जो है मेजॉरिटी वोट से लिया जाएगा, जिस चीज़ में मेजॉरिटी हो जाएगी। और इनका जो टर्म पीरियड, और ये जो है ना या तो 6 ईयर्स या तो 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, तब तक ये जो है ऑफिस होल्ड करते हैं। और साथ ही ये अपनी पोजीशन से कभी भी रिजाइन भी कर सकते हैं और इनको इनकी पोजीशन से कभी भी हटाया भी जा सकता है। और इनको इनकी पोजीशन से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोजीशन से हटाते हैं ना, जो उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, सेम वही इनका भी होता है। क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। तो एक देखो, इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट रहे, ये मेक श्योर करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम था कि उसके ऊपर किसी भी तरीके से दबाव ना आए और वो अपना काम जो है फ्रीली कर सके, ठीक है। ये मेक श्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। इनको इनकी पोजीशन से सेम आप लोग वैसे ही हटा सकते हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसके अलावा नहीं हटा सकते। आप समझ में आ गया। इनको सिर्फ और सिर्फ कौन रिमूव कर सकते हैं इनकी पोजीशन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, वो भी जब हमारे पार्लियामेंट में वही रिजोल्यूशन पास हो जाएगा जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने का प्रोसेस पढ़ा है, सेम वही। समझ में आ गया। तो ये जो है ना, ये अपना जो ऑफिस है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट जरूर करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको इनकी पोजीशन से नहीं हटा सकते जब तक इनको पार्लियामेंट ऐसा करने को ना बोले। समझ में आ गया। इसके बाद जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, उनको उनके डिसएडवांटेज के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जैसे उनको पहले 1 लाख की सैलरी में अपॉइंट किया गया था तो उसको कम नहीं कर सकते आप, उनके अलाउंसेस को, सैलरीज को बढ़ा सकते हो, लेकिन उनके डिसएडवांटेज यानी कि उसको कम नहीं कर सकते आप। समझ में आ गया। और इसके बाद जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए एक, तो इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, उनको भी उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा करने को ना बोले प्रेसिडेंट को। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोजीशन से हटाने का वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को है करने का, इम्पीच करने का प्रोसेस। उसके अलावा जो 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोलते हैं हटाने के लिए तब तक नहीं हटा सकते आप। समझ में आ गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल्दो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट रहे वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद कुछ फ्लॉज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बनना है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर पार्ट बनना है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये पूरी प्रेसिडेंट की इच्छा है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बोला है कि ये लोग इतने टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, ये करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा हुआ। समझ में आ गया। इसके साथ
साथ साथ जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फ्यूचर में अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं कर सकते किसी सरकारी पोस्ट पे। वो बिल्कुल अगर उनको फ्यूचर में कोई और काम ऑफर होता है तो वो भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फ्लॉज है जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अब इनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है ये समझते हैं। तो इनकी पावर्स एंड फंक्शंस को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है एडवाइजरी और तीसरा है क्वासी जुडिशियल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो हमें पता है रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, एडवाइजरी जिन पे सिर्फ ये लोग एडवाइस दे सकते हैं, और तीसरा है आपका क्वासी जुडिशियल कि कोई मैटर है जिस पे ये लोग खुद ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और खुद ही जजमेंट भी दे देते हैं। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्चुअल में काम क्या है। तो पहले तो इनका काम है कि कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना। सबसे पहले ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करता है। फिर ये एलिजिबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर इलेक्टोरल कोलाज बनाते हैं, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो आपके इलेक्शन डेट हो गए, स्केड्यूल्स हो गए, वो अनाउंस करना, नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना। अगर किसी पार्टी का कोई सिंबल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट की तरह काम करना और डिसीजन वगैरह लेना। फिर इसके बाद ये कमीशन जो है ना कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता है जो इलेक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या अरेंजमेंट्स की इंक्वायरी वगैरह कर सके। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है जिसे इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। फिर आपके इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को टीवी पे, रेडियो पे अपनी पॉलिसीज बताने का इक्वल चांस मिले। इस चीज़ के लिए आपका पब्लिकली रोस्टर भी तैयार किया जाता है। तो अगर कोई MP या MLA डिस्क्वालीफाइड हो सकता है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेते हैं। अगर इलेक्शंस के दौरान बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस या ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कैंसिल कर सकता है। और अगर इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट या गवर्नर से स्टाफ की डिमांड भी कर सकता है इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। समझ में आ गया? तो ये सारी पावर्स हैं, इनको आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ना पूरे कंट्री में इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करता है ताकि इलेक्शंस आपके फ्री और फेयर हो सके। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है या इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना होता है तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि वहाँ इलेक्शंस कराना पॉसिबल है या नहीं है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है इलेक्शंस के लिए और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस भी देता है। तो ये थे सारे आपके काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इलेक्शन कमीशन है ना उसको काम करने में डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स भी मदद करते हैं। ये ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज के लिए लिए जाते हैं और उनका अपॉइंटमेंट आपका इलेक्शन कमीशन खुद ही करते हैं। इनका काम जो है टेन्योर सिस्टम के तहत होता है, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स के अंदर सेक्रेटेरिएट, जॉइंट सेक्रेटेरिएट्स, डेप्यूटी सेक्रेटेरिएट्स और अंडर सेक्रेटेरिएट्स ये लोग काम करते हैं जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड होते हैं। क्लियर है ये चीज़? फिर इसके बाद स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन की मदद करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने के बाद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है और हर पोलिंग बूथ के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ प्रोसेस था आपका। इसके बाद अब इनका विजन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, साथ ही इनका मिशन क्या है और ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो पहले विजन समझते हैं। तो इसका एम है कि वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि लोगों का एक्टिव एंगेजमेंट हो, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, साथ ही इंडिया में और पूरी दुनिया में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है उनको हम लोग स्ट्रेंथन कर पाए। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एम है। इसके बाद बात करते हैं मिशन की। तो इलेक्शन कमीशन का मिशन है कि वो इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी बनाए रखे, सभी लोगों तक एक्सेसिबल हो, सभी को शामिल कर सके, एथिकल पार्टिसिपेशन हो, प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई हो, फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लोगों का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो सके। समझ में आ गया? यानी कि इनका मिशन है कि वो इलेक्शन को इतना ईमानदार, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाए कि लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास और ज़्यादा गहरा होता जाए। ठीक है, इसके बाद अब ये कुछ आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्टोरल गवर्नेंस, इन सब का जो है इलेक्शन कमीशन वो पूरी ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से ये सारी चीज़ें निभा सके। इसके साथ साथ जो हमारे इलेक्शंस हैं उनको क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाए।
फिर हर एलिजिबल जो भी सिटीज़न है उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। एक वोटर फ्रेंडली और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहां सभी लोगों को आसानी से वोट करने का राइट जो है वो मिल सके। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमें सहयोग बना के रखना चाहिए ताकि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बन सके, इंक्लूसिव बन सके, ट्रांसपेरेंट बन सके। देन है आपका अवेयरनेस बढ़ा सके हम लोग, वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, इलेक्शन ऑफिसर्स और आम जनता को जो भी इलेक्शंस प्रक्रिया होती है ना, उनके जितने भी रूल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जागरूक कर सकें। देन इसके बाद है हमारे ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उसको ट्रेन और डेवलप करना ताकि इलेक्शन सर्विसेज एफिशिएंट और प्रोफेशनल तरीके से की जा सके, ठीक है। देन है आपका 7th पॉइंट ये कहता है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो स्मूथ हो और सक्सेसफुल हो। देन है आपका जो इलेक्शन के हर स्टेज पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, जैसे EVM, वोटर लिस्ट ऐप्स एक्सेट्रा। देन है आपका 9th ये कहता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, नए और क्रिएटिव आइडियाज़ लाना ताकि विजन हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके टाइम के साथ साथ। देन लास्ट पॉइंट ये कहता है हर काम इस तरह से हो कि कंट्री के लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इलेक्शन सिस्टम पर बना रहे। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चैप्टर। आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे को बताना, कोई पॉइंट अगर रह गया हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 44 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आप लोग बोलोगे दी एक ही वीडियो में इतना क्यों, तो अब मैं ये करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसी मंथ कंप्लीट करना है इसको एंड मैं चाह रही हूँ कि फटाफट हो जाए कंप्लीट, ये इसलिए। तो अब इसके बारे में तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है, आप सब इसकी प्रेपरेशन कर रहे हो। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किया गया है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 पार्ट 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेबोरेटली बात करता है कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल प्रोसेस किस तरीके से UPSC के मेंबर्स का होगा, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो UPSC आपको पता है एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो रिक्रूट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन की, एग्जैक्टली इसमें कितने मेंबर्स हैं, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है। तो UPSC में एक चेयरमैन होते हैं, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्ट्रेंथ नहीं बताई है हमारे कमीशन की, और ये जो चीज़ है ना कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया है। और टाइम टू टाइम हमारे प्रेसिडेंट ही है जो UPSC में कितने मेंबर्स होंगे ये स्ट्रेंथ जो है डिसाइड करते रहते हैं। इसके बाद यूजुअली जो कमीशन है इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर्स तक होते हैं इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन, ठीक है। लेकिन फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर द कमीशंस मेंबरशिप। अब इसके मेंबर आप कैसे बन सकते हो, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि जो आपके जैसे 9 है तो 9 के हाफ मेंबर्स, या 11 में है 11 के हाफ मेंबर्स, तो 1/2 मेंबर्स जो हैं उस कमीशन के UPSC के, वो कम से कम उन्होंने 10 साल तक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किया हो। बस एक ये चीज़ लिखी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे प्रेसिडेंट को ऑथोराइज़ करता है कि वो जो भी चाहें वो कंडीशंस बना सकते हैं सर्विस की, चेयरमैन की, चाहे अदर्स मेंबर्स की, कि आपको ये कंडीशंस हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं इस कमीशन के, वो जो है अपना ऑफिस 6 साल तक या तो जब तक 65 के नहीं हो जाते तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म पीरियड नहीं है लिखा हुआ। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन जो हमने पढ़ा वो उनके मेंबर्स जो है उनके बारे में भी नहीं है लिखा हुआ, वो हमारे प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर है उनका भी टर्म पीरियड, ठीक है। लेकिन उनको अपनी पोजीशन से वो लोग कभी भी हट सकते हैं अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करके, ठीक है। इसके अलावा उनको उनकी पोजीशन से भी हटाया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी दोबारा हम। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द UPSC एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग 2 circumstances। यानी कि इन दोनों ही केस में जो UPSC के मेंबर्स हैं, 9 है या 11 है, जितने भी हैं, उनमें से किसी एक मेंबर को UPSC
का एक्टिंग चेयरमैन हमारे प्रेसिडेंट बना सकते हैं इन 2 कंडीशंस में, जब हमारे चेयरमैन की सीट खाली हो या चेयरमैन जो है वो अपनी फंक्शंस परफॉर्मेंस अपने ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो छुट्टी पे गए हैं या तो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों ही चीज़ों में आपका जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एज अ एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। समझ में आ गया? एक्टिंग चेयरमैन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जब तक कोई नया चेयरमैन आना जाए वो पोजीशन संभालने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि उनको उनकी पोजीशन से पहले भी हटाया जा सकता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस मेथड से। तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला तो ये कि अगर वो बैंक करप्ट हो गए हों, ठीक है। अगर वो बैंक करप्ट हो गए तो ऐसा माना जाता है कि वो करप्शन तो करेंगे ही करेंगे, तो इस वजह से ऐसे लोगों को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। साथ ही या तो वो जब यूपीएससी के मेंबर हैं उस दौरान उन्होंने कहीं भी पब्लिक प्राइवेट कैसे भी उन्होंने कोई दूसरा काम किया हो जिससे उनको पैसे मिल रहे हो, कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट की हो, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो मेंटली बॉडी वाइज स्टेबल नहीं है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तब उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर, और उनको उनके मिसबिहेवियर के लिए भी हटाया जा सकता है। तो अगर इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी अपहोल्ड द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइजेस सो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर, और इनमें से जो भी उनके ऊपर आरोप लगेगा कि इस वजह से इनको इनकी पोजीशन से हटाया जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के बाद अगर वो चीज़ सच निकलती है तो उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। समझ में आ गया? अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, अब जजमेंट ये आया कि इनको इनकी पोजीशन से आप नहीं हटा सकते हो या हटा सकते हो, जो भी आया है वो जजमेंट प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़? ये बाइंडिंग है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर। नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जब तक सुप्रीम कोर्ट वो केस पूरा देख रही है कि इनको इनकी पोजीशन से इस वजह से हटाया जा रहा है, तब तक हमारे प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं टेम्परेरीली, ठीक है। नाउ डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है मिसबिहेवियर, इसको भी डिफाइन कर रखा है कि मिसबिहेवियर का मतलब होता है ये। पहला तो है इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अगर वो किसी और काम में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको किसी और पोजीशन पे बिठा दिया है कि आप अब ये काम में इंटरेस्टेड हो, तो वो वहाँ चले गए हैं, तो दैट इज काउंट एज मिसबिहेवियर। पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट अदरवाइज देयर फॉर्म अदरवाइज देन एज अ मेंबर इन कॉमन विद अदर मेंबर इन कोऑपरेटिव कंपनी में। समझ जाना मतलब, ठीक है। मतलब ये पहला तो ये कि अगर उनको कोई और रोल ऑफर हो गया है, वहाँ चले गए हैं। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर किसी भी तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट वगैरह के काम में इन्वॉल्व है तो, ठीक है। नाउ यूपीएससी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट, तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेक श्योर किया है कि जो यूपीएससी है वो इंडिपेंडेंट रहे, और इसको मेक श्योर करने के लिए ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे कि पहला तो ये है कि चेयरमैन और मेंबर्स को उनकी पोजीशन से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, राइट। उनके अलावा किसी और ग्राउंड पे उनको उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता है, राइट। तो तब तक वो लोग अपनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारे चेयरमैन और मेंबर को सैलरी, अलाउंसेस, जो भी उनको चीज़ें मिल रही है ना, वो उनके डिसएडवांटेज में नहीं हो सकता, यानी कि उनको आप घटा नहीं सकते हो, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद। इसके बाद जो उनकी सैलरी है, अलाउंसेस है, पेंशन्स हैं चेयरमैन और मेंबर्स का, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है, तो देयरफॉर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ गया? इसके बाद चेयरमैन जो है यूपीएससी के, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब एक बार आप यूपीएससी के चेयरमैन बन गए, रिटायर हो गए, उसके बाद आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। और जो मेंबर है यूपीएससी के, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ यूपीएससी के चेयरमैन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तरह ही अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा वो और किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, जो चेयरमैन है या मेंबर है यूपीएससी के, एक बार वो चेयरमैन और मेंबर बन गए उस ऑफिस के, तो जो मेंबर है वो चेयरमैन बन सकते हैं, बट
जो चेयरमैन है वो अब वापस से चेयरमैन बन के नहीं आ सकते यूपीएससी के। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद अब कुछ फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज वो लोग परफॉर्म करते हैं। पहला तो है कि ये कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हमको पता ही है। सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, इनके लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके अलावा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करो रिलेटेड टू एनी स्कीम या फिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें हमारी हेल्प कर दो, तो वो यूपीएससी वहाँ भी उनकी हेल्प कर देता है। क्लियर है ये चीज़? इसके अलावा इनसे कंसल्ट भी किया जाता है इन मामलों में, जैसे कि पहला तो है आपका ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट। ठीक है, साथ ही ऑल मैटर, अच्छा ये पॉइंट रिपीट हो गया है बट ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपके सिविल सर्विसेज उनकी पोस्ट वगैरह से रिलेटेड कोई मैटर है या फिर कुछ उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर है, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक सर्विस से दूसरे सर्विस में, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, तो वो उन चीज़ों में आपको यूपीएससी से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट फॉर प्रमोशन, ट्रांसफर्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको इन सब के रिगार्डिंग जो है यूपीएससी से कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा। ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये यूपीएससी नहीं कर सकता है ये काम, तो क्या है वो लिमिटेशंस? तो पहला तो है आपका, जब भी किसी पोस्ट में अगर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो यूपीएससी से सलाह लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जब स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स की क्लेम्स को कंसीडर किया जा रहा हो किसी अपॉइंटमेंट में, तब भी यूपीएससी का रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ स्पेसिफिक हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स जैसे कि कमीशंस या ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन या मेंबर्स का सिलेक्शन, टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट जैसे कि एम्बेसडर वगैरह हो गया, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सर्विसेज, इन सब में यूपीएससी से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। साथ ही आपका लास्ट पॉइंट ये कहता है टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स के लिए, अगर किसी पोस्ट पर मान लो टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट है, सिर्फ 1 साल का काम है, तो भी आपको यूपीएससी से पूछना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट हैज़ अथॉरिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम यूपीएससीज परव्यू बाय मेकिंग रेगुलेशंस। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्पेसिफिक पोस्ट सर्विसेज या मैटर्स को यूपीएससी के स्कोप से बाहर रख सकते हैं। मतलब किसी ए एग्जाम के लिए मान लो यूपीएससी सब कुछ कंडक्ट करता है, देखभाल करता है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको हटा सकते हैं कि नहीं, इस ए एग्जाम को अब यूपीएससी नहीं कोई और बॉडी देखेगा। समझ में आ गया? तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन और इन मामलों को करने के लिए ना, इन चीज़ों को करने के लिए यूपीएससी से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अभी कैसे कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं जिसमें वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज पोस्ट के मामले में यूपीएससी से सलाह लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रेगुलेशंस टेम्प्रेरी या वो नहीं होते, सीक्रेट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन रेगुलेशंस को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ता है कम से कम 14 दिन तक। पार्लियामेंट चाहे तो उन रेगुलेशंस को अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है बेसिकली। तो ये सारे चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाओ रोल। अब यूपीएससी का एग्जैक्टली रोल क्या है, क्या काम कर रहा है यूपीएससी? तो यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके का वॉचडॉग बनाया है हमारे मेरिट सिस्टम का। मतलब यूपीएससी का मेन काम है ये इंश्योर करना कि रिक्रूटमेंट फेयर और मेरिट बेस्ड हो, स्पेशली फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आपके आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की जो होती हैं, बी की जो होती हैं, इन मामलों में। तो यूपीएससी क्या काम करता है? रिक्रूटमेंट के अलावा जब गवर्नमेंट पूछती है ये प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह इन मामलों में, तो इन मामलों में एडवाइस देता है। लेकिन ये कुछ काम है जो यूपीएससी के नहीं है, जैसे कि आपके सर्विस क्लासिफिकेशन ग्रुप ए बी सी डी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो, इसके अलावा जो आपके पे एंड सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, सर्विस कंडीशंस होती हैं, कैडर मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये सब आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर आता है ये। ठीक है, और यूपीएससी के जो डिसीजंस है ना, ये बाइंडिंग्स नहीं होते हैं। यूपीएससी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, उसकी जो दी हुई सलाह है ना, वो फॉलो करना ना करना वो पूरी कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट यूपीएससी की एडवाइस फॉलो नहीं करती तो पार्लियामेंट के सामने उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। ये सिर्फ एक सेफ्टी चेक है कि यूपीएससी ने जो एडवाइस दी है ये आप क्यों फॉलो नहीं करो, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा फॉलो करना ना करना ये कंप्लीटली उनके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, चैप्टर है। तो 1964 में ये जो है ना सीवीसी को बनाया गया। ठीक है, अब इसके बनने के बाद ना बहुत चीज़ें चेंज हो गई, जैसे कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में इससे कंसल्ट किया जाने लगा। कभी कभी सीवीसी और यूपीएससी की एडवाइस अलग अलग होती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यूपीएससी को प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीवीसी जो है ना, ये सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है। समझ में आ गया? तो ये है।
तो बस एक तरीके से ध्यान रखना, यूपीएससी जो है वो एक फेयर रिक्रूटमेंट बॉडी है, लेकिन उसके पावर्स लिमिटेड है। गवर्नमेंट चाहे तो उसकी एडवाइस ले सकती है या इग्नोर भी कर सकती है, और यूपीएससी के रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं, मैंडेटरी नहीं। तो ये सारी चीज़, सो दैट इज़ इट, इतना ही था आज का चैप्टर। बाकी आज ही मैं क्वेश्चंस कराने वाली थी, बट मैं आज नहीं करा पाऊंगी। मैं आपको क्वेश्चंस मे भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी इन तीनों ही चैप्टर्स के, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनके क्वेश्चंस। बाकी कोई डाउट है देन डू लेट मी नो, एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉमेंट्स। एंड ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताना। बाकी क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, तब तक आप लोग रिवाइज कर लेना। और जो ये आपके यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या काम होता है, 1-2 पॉइंट्स के, ताकि आपको फटाफट से वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।